सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान साथियों एवं प्यारे शिष्य शिष्यों, छात्र छात्राओं के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 10 क्षितिज में हमारा गद्य खंड चल रहा है। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को आप जान चुके हैं। आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित पाठ नेताजी का चश्मा, इस पाठ का परिचय और सार आपको कराते हैं। पाठ सार में हमने प्रयास किया है इस बार कि नाट्य रूपांतरण के साथ पाठ को कराया जाए। बढ़िया तरीके से पाठ को रोचक बनाने का प्रयास किया है, पाठ को सरल और सहज बनाने का प्रयास किया है, इसलिए नाट्य रूपांतरण को भी इसमें रखा है। इसी श्रृंखला में हम बाद में इसके शब्दार्थ को भी करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे नेताजी का चश्मा पाठ का सार, और इसके लिए चलते हैं पहले सर्वप्रथम कक्षा शिक्षण की ओर। हमेशा की तरह प्रिय बच्चों, नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, आपका सबका पुनः स्वागत है। अब इससे पहले वाले वीडियो में आपने स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जान लिया होगा। जिन्होंने नहीं जाना है, जो नए हैं, वो कृपया उसको देखें एक बार। उसमें मैंने स्वयं प्रकाश के कहानी की शैली बताई है, किस प्रकार से उनकी कहानी शैली है। तो उसकी कहानी शैली को आप समझ लेंगे तो आप एकदम से जो मैं अब आगे को बताने वाला हूँ, इस पाठ का परिचय, इसको जो है परिचय के साथ साथ पाठ का सार आपको मैं अब कराने वाला हूँ। तो पाठ का परिचय हम जानते हैं, समझते हैं जरा। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। केवल सीमाओं से घिरा हुआ है, जैसे हम नक्शे को देखते हैं अपने, तो वो जो देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और वहां पर इन सब से प्रेम करने वाले तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले लोगों से बनता है। और जो ऐसा करते हैं वही देशभक्ति है। ये पाठ का थोड़ा सा आपका एक प्रस्तावना है, पाठ की जो है, पाठ का परिचय है। इस प्रकार से कहानी में नेताजी चश्मा, जो नेताजी का जो चश्मा है उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। नेताजी की एक मूर्ति है, उस पर चश्मा लगाया गया है, तो उसके चश्मे पर ही ये कहानी घूमती है। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से या अपने अपने तरीके से जो सहयोग करते हैं। कहानी ये कहना चाहती है कि इस कहानी में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपनी तरफ से सहयोग देते हैं। आप कहानी के बाद में देखेंगे कि जिसको एक कैप्टन, जिनको कैप्टन कहा गया है कहानी में, वो थोड़ा सा पांव से दिव्यांग हैं, तो वो रोज चश्मा बदल देते हैं नेताजी का। क्यों बदल देते हैं, कैसे बदल देते हैं, हम कहानी में जब चलेंगे अभी इसके पाठ सार में, तब आनंदित होंगे हम। तो जब कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहता है तो चश्मा कौन लगाए, लोग तो उसकी हंसी उड़ाते थे। तो उसी क्षेत्र के बच्चे ही वहां पर नया चश्मा लगा देते हैं, एक सरकंडे का। तो इस प्रकार से ये देखा गया है कि उस देश में रहने वाले नागरिकों में बच्चों का भी योगदान है। तो इस कहानी का छोटा सा परिचय है। पाठ का सार हम करते हैं। हल्दार साहब को जो है अपने कार्य से कस्बे में जाना होता है। कस्बे में देखते हैं मूर्ति है, मूर्ति में चश्मा है, लेकिन वो चश्मा जो है पत्थर का न होकर के, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा जो है ओरिजिनल है, अर्थात रियल है। तो कहते हैं वाह भाई, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। तो इस प्रकार से इसमें कहानी में आपको मैं पाठ सार जो है अंतर्जाल के माध्यम से, अपने स्वयं के माध्यम से, जिस प्रकार से भी होता है, आप पाठ सार आपको कराते हैं। चलिए पाठ सार की ओर। पाठ सार में हमने सामान्य पाठ सार और नाट्य रूपांतरण दोनों को लिया है। पहले पढ़ते हैं पाठ सार। हल्दार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर, ओपन एयर अर्थात ओपन एयर सिनेमा घर, और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका है तो कुछ न कुछ काम भी कराती होगी।
तो नगरपालिका कस्बे में हमेशा कुछ न कुछ काम कराती रहती थी। जैसे कभी सड़कों को पक्का करना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनाना और कभी कभी तो वह कस्बे में कभी सम्मेलन भी करा देती थी। अर्थात नगरपालिका है तो कुछ न कुछ काम कराती रहती थी। एक बार इसी नगरपालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी का चश्मा जो आपकी कहानी है, इस कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है, बल्कि इस प्रतिमा से होती है और प्रतिमा के भी एक छोटे से अंश से शुरू होती है। नगरपालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति को बनवाते, इसलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगरपालिका को सौंप दिया, या उन्होंने महीने भर में उसको पटक देने का विश्वास दिलाया बना करके। मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे। बस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसलिए नेताजी को एक सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था या पहना दिया गया है। अब हम यहाँ से एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि कहानी के प्रमुख बिंदुओं को आपके समक्ष रखेंगे। उन प्रमुख बिंदुओं में हम नाटकीय रूपांतरण भी कर रहे हैं और प्रमुख बिंदुओं को आपको याद भी दिला रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी, और जो हमारी विद्यालयी परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद दिला रहे हैं। चलो अवलोकन करते हैं। तो नेताजी का चश्मा जो है आपके इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं जो कहानी को संबल देते हैं, कहानी को व्यवस्थित करते हैं। तो इन पर हम चलते हैं, आइए। जैसे वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की चश्मा रियल। और दूसरा है वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदलती लेकिन चश्मा बदल लेती है। फिर है तीसरी बार फिर नया चश्मा था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, ये जब 2 बार नहीं आएगा इसलिए हमने जो है इस जब को मैंने काटने के बजाय गोल घेरे में कर लिया है। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी के चश्मे कौन बदल देता है। फिर है पान वाला नया पान खा रहा था। जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न में फिर वो पान खा रहा था, उस समय की घटना है। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। यहाँ पर भी पान वाले की और हालदार साहब की उसको दिखा रखा है, पान वाले का देश प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, इस प्रकार का। फिर है 8वां, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ चली गई और लास्ट में उसको स्थिति को देख करके उनकी आंखें भर आई। अब हम इसका थोड़ा सा एक वाचिक रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, आनंद लीजिए और आपके जो पाठ्यक्रम है वो जरा अच्छा बन जाएगा, आनंदपूर्ण बन जाएगा। चलिए। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने महीने भर मूर्ति पटक देने का वादा किया। वहाँ एक हालदार साहब आते हैं कस्बे में। हालदार साहब 10-15 दिन में आते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति पर चश्मा संगमरमर का नहीं है, वो वास्तविक है। तो चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इससे लक्षित करते हुए, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, कौतुक भरी मुस्कान फैल गई उनके मुंह पर और बोले, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। इस प्रकार से और जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते तो कहते हैं यार यहाँ के नागरिकों में कुल मिलाकर के कम से कम देशभक्ति तो है,
मूर्ति है लेकिन चश्मा लगा दिया, ऐसा भाव करते हैं वो। तो जब एक बार देखा चश्मा लगा है, फिर मोटे फ्रेम वाला, कोई चौकर फ्रेम वाला, हर प्रकार के फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है। उसके बाद देखते हैं चश्मे में जो है परिवर्तन होता जा रहा है, तो उनका जो मन का भाव होता है वो देखते हैं कि ये चश्मा जो है कैसे बदल जा रहा है। कहते हैं वाह भाई, यह आइडिया भी, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल देती है। इस प्रकार से फिर उनके अंदर फिर भाव आता है कि अरे चश्मा कैसे बदल जाता होगा, कौन बदल देता होगा। अब कि उन्होंने देखा तीसरी बार नया चश्मा लगा हुआ है। जो तीसरी बार नया चश्मा था, तो हल्दार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय जिज्ञासावश उसकी ओर को देखना। खुश मिजाज वो आदमी के वहां से पान खाते थे, पान मुंह में डालते थे, मूर्ति को ध्यान से देखना, ये उनकी आदत पड़ गई। अब क्या है, जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, कौतूहल मेन था आश्चर्य कि आखिर ऐसा कौन कर देता है, दुर्दमनीय हो गया, तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। क्या पूछा? क्यों भाई, ये नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है? इस प्रकार से, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? इस प्रकार से पान वाला अपनी काली लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन बदल देता है चश्मा। कैप्टन, आप पूछ लो ना, कैप्टन बदल देता है चश्मा। कैप्टन बदल देता है, कैप्टन करता है, क्या करता है? अर्थात चश्मे बदल देता है। माना कोई ग्राहक आ गया समझे, तो उसको चौड़े चौखट का चाहिए। अब कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और दूसरा वहां चिपका दिया, बस। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेता ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौत थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यहाँ बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। लाल काली बत्ती सी दिखाई और वह मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल।
वो देखो आ रहा है वो, कोई फोटो वोटो खिंचवा दो साहब उसके। हवलदार साहब को पान वाले की देशभक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकुची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारी की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसी कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कैसा भी कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर जब चश्मा नहीं था तो उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हुए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर, सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया होगा कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल कर जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, आज रुकना मत, पान भी नहीं खाएंगे, चौराहे पर भी नहीं रुकेंगे, कहीं आगे जाके खा लेंगे, काम भी बहुत है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। आपने इस प्रकार से थोड़ा सा नाट्य रूपांतरण अब यहाँ पर हो नहीं पाता, कक्षा में तो अच्छा हो जाता, बच्चों के साथ हम कर लेते हैं। एक को बच्चे को बना दिया, कभी मैंने कोई रोल कर लिया, कभी बच्चों से कर लिया जो उसमें से बढ़िया कर रहा है, लेकिन प्रयास किया कि एक कक्षा का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार से आपने इसके स्मरणीय बिंदुओं को, प्रमुख बिंदुओं को थोड़ा सा नाट्य रूपांतरण में और अलग प्रकार से, जैसे उनका मुंह 1.5 इंच हाथ पर ही है और जब आंखों से आंखों में वो नाच रहे हैं, वो पान वाला नाच रहा है उनकी कौतुक भरी बातों को सुन करके, और तौत थिरकाई, ऐसे तौत थिरकाई और पीछे थूका। तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये बढ़िया कक्षा में और अच्छा हो पाता है। यहाँ पर फिर भी हमने प्रयास किया है, आपने सीखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। कक्षा शिक्षण में ही आपको शब्दार्थ कराते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका मन तो उतना करता नहीं है लिखने का, आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन कुशल अध्यापक को तो देना ही पड़ता है भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिनको आप समझते नहीं हैं और हमसे जिज्ञासावश पूछते हैं। तो आपकी जिज्ञासाओं का सम्मान करने के लिए मैंने आपके सामने आपकी पुस्तक से कुछ कठिन शब्द जो मेरे को कक्षा में दिक्कत होती थी, जिनको मैं वहां पर श्यामपट में लिखा करता था, तो उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए भी दिया हुआ है। उनमें से कुछ छोटे हों तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी जो मुख्य हैं वो मैंने
आपको लिख करके यहाँ पर ये स्थापित किए हैं अर्थात दिए हैं। चलिए शब्दार्थ, पहला है ऊहापोह। ऊहापोह माने होता है असमंजस की स्थिति, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए, अर्थात निश्चय न होने की दशा में मन में होने वाला तर्क वितर्क, किंग कर्तव्य विमूढ़ भी कहते हैं। लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ जो है वो संस्कृत का है और वो एक अलग स्थिति है कि अब क्या करना चाहिए, ये अरे अब क्या करूं, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन जब तर्क और वितर्क होते हैं मन में कि ये जो करें या ये करें, उसको कहते हैं ऊहापोह। फिर है आपके पास प्रतिमा। प्रतिमा माने मूर्ति, स्टैचू भी कहते हैं, मूर्ति कहते हैं हम, मूर्ति आप जानते ही हैं। एक है कौतुक भरी, क्योंकि कौतुक भरी निगाह से देखा, कौतुक भरी मुस्कान से देखा। इसमें जो आपने इससे पहले पान वाले का चरित्र देख लिया है इसके सार में, तो उसका उसी का है कि वो कौतुक भरी मुस्कान से हल्दार साहब की तरफ देखता है। ऐसे ही इसमें काफी आएंगे। तो आश्चर्य से भरा हुआ, कौतुक माने होता है आश्चर्य, तो आश्चर्य से भरी हुई मुस्कान अर्थात अच्छा ये कौन आ गए भाई पूछने वाले, ये इस प्रकार से पूछता है वो कि जैसे वो कहते हैं भाई ये मूर्ति चश्मा कौन बदल देता है, तो कहता है देखते हैं उसको ये कौतुक भरी मुस्कान से, तो ये पूछेंगे अब हमसे उत्तर इस प्रकार से, तो इसको कौतुक भरी मुस्कान कहते हैं। दूसरा रियल, अंग्रेजी लिखा है, रियल माने वास्तविक, अंग्रेजी का शब्द है रियल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की, चश्मा रियल, ये रियल माने वास्तविक। आइडिया ये भी अंग्रेजी का शब्द है, आइडिया माने होता है विचार या मत, या अब आइडिया का अर्थ हर जगह अलग अलग बन जाता है। यहाँ पर तो विचार भी है कि क्या विचार आया मन में, मत माने भी विचार ही होता है, और भी इसके वो होते हैं कि अपना पक्ष, उसको भी कहते हैं। ये कभी कभी एक आदमी कहते हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, अर्थात रास्ता आ गया उसके दिमाग में, ये तो रास्ता ही बन जाता है, इसका रास्ता ही बन जाता है और उपाय भी बन जाता है आइडिया माने। लेकिन यहाँ पर वैसे वास्तविकता मगर आइडिया माने होता है विचार। फिर है खुश मिजाज। खुश मिजाज, खुश मिजाज, ये मिजाज में यहाँ पर एक नुक्ता आएगा छोटा सा। खुश मिजाज, खुश मिजाज माने होता है जो हंसमुख व्यक्ति, प्रसन्न रहता है, पान वाला खुश मिजाज व्यक्ति है। यहाँ पर दुर्दमनीय, दुर्दमनीय का अर्थ इसके शब्द में ही छुपा है। दुर माने होता है जहाँ जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, दमनी माने दबाना, दमन, अर्थात जिसका हम दमन नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए जब छुपाना दबाना मुश्किल हो। जैसे अब हल्दार साहब के लिए यह दुर्दमनीय हो गया था कि आखिर ये कैप्टन कौन है, क्या कोई नेताजी का फौज का दोस्त है, नेताजी का दोस्त है, या कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अब कैसे पूछे, पान वाले ने कह दिया भाई मेरे से पूछना मत बार बार। वो अलग अचरज भरी नजरों से देख रहा है, कौतुक भरी नजरों से देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उनके लिए लेकिन उसको दबाना दुर्दमनी हो गया कि पूछूं न पूछूं करके, तो इसको दुर्दमनी। ऐसे फ्रेम, फ्रेम माने ये भी अंग्रेजी का शब्द है, फ्रेम आंग्ल भाषा का शब्द है। खांचा, फ्रेम माने खांचा, जैसे चश्मे का मेरा आप देख रहे हैं ये बाहर का हिस्सा, ये फ्रेम हुआ, ये सब ये फ्रेम में आता है, ये सब ये फ्रेम हुआ। ऐसे दरवाजे का फ्रेम, चौखट, इसीलिए इसमें चौखट शब्द का प्रयोग भी किया गया आपकी इस कथा में, कहानी में। तो और खांचा, चौखट, फ्रेम, ढांचा, ये चश्मे का, और छतरी का फ्रेम जिसमें छतरी अटकती है, तो इस प्रकार से इसको फ्रेम, जैसे फोटो का फ्रेम होता है। अब यहाँ पर एक शब्द और है आपकी, ये लास्ट में है किताब की पुस्तक के अंत वाले पैरा में है, प्रतिष्ठापित। मैंने दो लिखे यहाँ पर, एक प्रतिष्ठापित और एक प्रतिस्थापित। पहले प्रतिष्ठापित की ओर चलते हैं कि मूर्ति वहीं पर प्रतिष्ठापित थी। ये प्रतिष्ठापित है सम्मान पूर्वक उसी स्थान पर टिके रहना, खड़े रहना, वो प्रतिष्ठापित। जैसे हम मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठापना करते हैं, प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करना, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनको रखना, उसको कहते हैं प्रतिष्ठापित करना। और एक है प्रतिस्थापित। इन दोनों में या ध्यान लगाइए आप, ये आपके प्रतिस्थापित आपके इसमें नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए दिया है, मेरे साथ पढ़ने में यही लाभ है
कि आपको एक शब्द के साथ दूसरा शब्द आराम से मिलेगा, जिनमें स्वर भिन्नता होती है, वचन भिन्नता होती है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग भी होते हैं। और पढ़ने में लगभग लोग उसका प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक है प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित माने होता है कार्य चलाने हेतु किसी पद या स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, वो हुआ प्रतिस्थापित। तो इनमें जरा ध्यान रखिए, प्रतिस्थापित और प्रतिष्ठापित में एक है प्रतिष्ठापित, एक है प्रतिस्थापित। ये तो यही आपको आनंद आएगा। यही छोटी छोटी बातें हमें सीखनी है। ये हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, बीए एमए करेंगे, वहां पर भी लोगों को इसका एकदम से अर्थ नहीं समझ में आता है। इसलिए मेरे साथ पढ़ने में आपको यही लाभ है कि आप ये छोटी छोटी बातें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और जो सुझाव होंगे वो आपका मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। आपने इसका वो कर लिया है, पहले पाठसार किया, फिर शब्दार्थ कर लिया है, अब जो है आप इसको सीखिए, पाठ को पढ़िए। बड़ा रोचक पाठ है। देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति के लिए आदमी के अंदर कैसे चेतना आ जाती है। हलदार साहब जब से वो मर जाता है, कैप्टन चश्मे वाला, तो मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला होता नहीं है। तो हलदार साहब को बड़ा दुख होता है। 10-15 दिन तक तो नहीं जाते, जब एक दिन अचानक जाते हैं, ड्राइवर कहता है चलो उधर की तरफ, तो कहते हैं वहां तो चलो चलेंगे भी, लेकिन रुकेंगे नहीं, सीधे चल देंगे उधर। तो सोचते हैं हलदार साहब कि जब ये गाड़ी घुमाएगा तो मैं अपना चुपचाप चलूंगा, मूर्ति की तरफ तो देखना भी नहीं है, क्योंकि कोई चश्मा लगाने वाला है नहीं, क्योंकि कैप्टन मर गया। तो जाते हैं, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर चला रहा है, अचानक अब मन होता है दुर्दमनी, यहाँ पर भी दुर्दमनी की मन में इच्छा आ जाती है, क्या करें। अचानक आप देखिए, जब हम कहते इधर को मत देखना, तो उधर को हमारी नजर चले जाते हैं ऐसे करके, ऐसे। तो हलदार साहब ने भी जैसे ही देखा, ऐसी गाड़ी जा रही थी, एकदम से देखा मूर्ति की तरफ, अरे उस पर तो चश्मा लगा सरखंडे का, एकदम से उतरे और ये इस प्रकार से एकदम से उतरे और मूर्ति के आगे खड़े हो गए। तो ये क्या है, ये भी तो देशभक्ति है। तो इतना शानदार पाठ है प्यारे बच्चों, इसका आनंद लीजिए, सीखिए। जहां पर जो कमियां हैं, जो आपका सुझाव है, वो आमंत्रित है, उसको हम सभी स्वीकार करते हुए सुधार करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्।